आइए दोस्तों, आज हम करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट, नेट, एस्टेट और स्वीटेट एग्जाम में काम आएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? यानी कि जो टीचिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो दोस्तों आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रधानाचार्य की, ऑप्शन बी शिक्षकों की, ऑप्शन सी सरकार की, ऑप्शन डी शिक्षाविदों की। जो शिक्षण की जो समस्याएं होती हैं उनको हल करने की जिम्मेवारी या दायित्व किसका होता है? तो शिक्षण की जो समस्याएं होती है दोस्तों उनका जो हल करने का दायित्व होता है वो होता है शिक्षकों का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है या करती है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी चुप रहने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी स्वीकार कर लेंगे, ऑप्शन डी दूसरे दिन अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे। तो दोस्तों ये मैं जाएंगी कहेंगे ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो टीचर होता है वो लेडी टीचर भी हो सकती है और जेंट्स टीचर भी हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को अपने अनुसार देख लें। तो हमारा मकसद क्या है कि हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर आप टीचिंग करते हैं, कोई भी स्टूडेंट या वो गर्ल है या वो बॉय है आपकी मिस्टेक्स की ओर संकेत करता है, इशारा करता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन सी स्वीकार कर लेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? ऑप्शन ए शिक्षक की अपनी योग्यता, ऑप्शन बी शिक्षक का विचार, ऑप्शन सी शिक्षक का व्यक्तित्व और डी शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो दोस्तों छात्रों में अगर अनुशासन बना के रखना है तो शिक्षक के अंदर शिक्षक की कक्षा प्रबंध की अक्षमता जो है काम आती है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, क्या आशा करता है? ऑप्शन ए समर्पण एवं निष्ठा की, बी आज्ञा पालन भाव की, सी योग्यता एवं ज्ञान की, डी ये सभी। तो दोस्तों जो प्रधानाचार्य होता है अपने अध्यापकों से सभी चीजों की आशा करता है कि एक टीचर के अंदर समर्पण और निष्ठा का भाव हो, आज्ञा पालन का भाव हो और योग्यता और ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए प्रधानाचार्य चाहता है कि जो उसके टीचर हैं, जो उसके स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उनके अंदर ये सभी भाव होने जरूरी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। तो कोई भी अगर कंटेंट टीचर सिखाता है बच्चों को तो फर्स्ट जो गुण है उसका स्किल है क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, बी विषय वस्तु का ज्ञान, सी प्रभावी अभिव्यक्ति, डी सहृदयता। तो दोस्तों जब हम किसी भी कंटेंट को डिलीवर करते हैं तो प्रभावी अभिव्यक्ति का होना जरूरी है। जब तक एक टीचर अच्छे से टीच नहीं करेगा, बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आएगी, तो तब तक पर जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो इसीलिए किसी भी विषय वस्तु को समझाने से पहले, सिखाने से पहले अध्यापक को अभिव्यक्ति अच्छे से करनी आनी चाहिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण का कार्य ऑप्शन ए हर व्यक्ति कर सकता है, ऑप्शन बी हर व्यक्ति के वश का नहीं है, ऑप्शन सी पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, ऑप्शन डी बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों जो शिक्षण का जो कार्य है वो हर व्यक्ति के वश का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, ऑप्शन बी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ऑप्शन सी शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों पाठ योजना बनाते समय
इन सभी चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर डाल्टन को, ऑप्शन बी पार्कहर्स्ट को, ऑप्शन सी किलपैट्रिक, ऑप्शन डी पेस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों जो डाल्टन विधि आरंभ की थी वो पार्कहर्स्ट ने की थी, तो इसलिए शिक्षण की डाल्टन विधि स्टार्ट करने का श्रेय जो है पार्कहर्स्ट को जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने का मुख्य तत्व है? ऑप्शन ए सीखने की इच्छा, ऑप्शन बी अनुकूल परिवेश, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी ये सभी। तो सीखने के मुख्य तत्वों में ये सभी तत्व शामिल है। जब तक सीखने की इच्छा नहीं होगी कोई भी स्टूडेंट सीख नहीं सकता। सीखने के लिए परिवेश का अनुकूल होना बहुत जरूरी है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसका भी अनुकूल होना जरूरी है, और मोटिवेशन भी सीखने में एक अभिप्रेरक का काम करता है। तो दोस्तों ये जो तीनों एलिमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीखने में, तो इसलिए ये सभी यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी छोटे बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा सकती है? ऑप्शन ए मातृभाषा में, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों जब छोटे बच्चों को हम शिक्षा देते हैं तो उनको मातृभाषा में ही अच्छे से समझ आता है, तो इसलिए मातृभाषा जो है उनके शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए क्रेन हॉर्नी, बी थॉर्नडाइक, सी फ्रोबेल, डी सिगमंड फ्रायड। तो दोस्तों जो मनोविश्लेषण विचारधारा के प्रवर्तक हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड। इनको मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए निरंतर गद्य रणनीति, ऑप्शन बी निर्णय तालिका, ऑप्शन सी एल्गोरिथम और ऑप्शन डी अन्वेषण रणनीति। तो दोस्तों जब हम गणित का शिक्षण करते हैं तो एल्गोरिथम जो विधि होती है वो सबसे उपयुक्त होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हुआ। एल्गोरिथम क्यों उपयुक्त रहती है कि दोस्तों एल्गोरिथम के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसीलिए एल्गोरिथम जो है गणित सिखाने में बहुत ही उपयोगी विधि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, ऑप्शन बी उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, ऑप्शन सी वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, ऑप्शन डी वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। तो दोस्तों जब हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वह सामग्री पाठ्य वस्तु के अनुरूप होनी जरूरी है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ कि वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध, ऑप्शन बी कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, ऑप्शन सी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक जो टीचर होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहता है तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? ऑप्शन ए उससे नहीं मिलेंगी, ऑप्शन बी उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, ऑप्शन सी उसका बैठक में स्वागत करेंगी, ऑप्शन डी उसे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हुआ उसे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए अपने शिक्षण को सुधारना, ऑप्शन बी सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, ऑप्शन सी अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, ऑप्शन डी छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो दोस्तों फर्स्ट जो 3 ऑप्शन है ए बी और सी, ये एक टीचर के लिए मुश्किल कार्य नहीं है।
अपने शिक्षण को सुधार सकता है शिक्षक बड़ी आसानी से। सहायक शिक्षण सामग्री भी बहुत आसानी से तैयार कर लेता है, क्योंकि शिक्षकों को शिक्षण की जो प्रैक्टिस होती है, टीचिंग जो प्रैक्टिस होती है, उस टाइम पे यही चीजें सिखाई जाती हैं। अपने साथ ही अध्यापकों से अच्छे संबंध भी टीचर अच्छे से बना लेता है, लेकिन जो छात्रों का असामाजिक व्यवहार होता है उसको सुधारना एक अध्यापक के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ऑप्शन बी अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना। ऑप्शन सी छात्र का उद्दंड होना। ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, अगर कोई अध्यापक बार बार प्रयास करता है अपने स्टूडेंट को सफल बनाने का या अच्छे से उसे समझाने का, पढ़ाने का, तो उसके बाद भी अगर स्टूडेंट फेल होता है तो क्या कारण हो सकता है? उसके अंदर जो मेन कारण होता है वो होता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता तो आप ऑप्शन ए विद्यालय से उसका नामांकन रद्द करवाने की पेशकश करेंगे। बी प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। सी उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे। यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन यानी कि प्रेयर में जो भाग नहीं लेता है उसको क्या कर सकते हो आप? उसे समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं, और अगर अनुशासन का पालन नहीं करेगा तो सख्त सजा दी जाएगी, ये वार्निंग आप उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है हमारे ए पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। बी अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे। ऑप्शन डी किसी प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे। तो दोस्तों, एक टीचर का जो मेन कार्य होता है वो यही होता है कि पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगा? ऑप्शन ए जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता। बी जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती। सी जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता। ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हुआ हमारा जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, तभी एक अध्यापक का कक्षा में विश्वास डगमगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। उसे शिष्टापूर्वक निभाने से मना कर देंगे। ऑप्शन सी उसे लेकर बाद में निर्वहन से कतराएंगे। ऑप्शन डी उसे तभी लेंगे जब अन्य अध्यापकों को भी अतिरिक्त भार दिया गया हो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति ऑप्शन ए विकसित की जा सकती है। बी जन्मजात होती है। सी स्वअध्ययन से बढ़ती है। और डी ए और सी दोनों। दोस्तों बच्चों में जो मौलिक चिंतन की जो शक्ति होती है वो विकसित भी की जा सकती है और स्वअध्ययन से बढ़ती भी है, तो इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे। बी सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा ही होता है। सी सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे। डी विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। दोस्तों बाहर जो भी कोई सहकर्मी आपसे संतुष्ट हो या ना हो, आपका कार्य है टीचिंग का, तो आप क्या करेंगे? विषय की तैयारी करके अच्छे से पढ़ाएंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो
एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो सुगठित शरीर का हो, अत्यंत लोकप्रिय हो, सबकी हाँ में हाँ करता हो, वही करता हो जो कहता हो। तो दोस्तों आदर्श अध्यापक वही होता है जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ कि जो वही करता हो जो कहता हो, यानी कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे ऑप्शन ए कक्षा में छात्र शांत रहें, ऑप्शन बी वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, सी छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने, डी अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। तो दोस्तों शिक्षक जो है अपनी विषय वस्तु में लगातार ज्ञान की बढ़ोतरी क्यों करता है और क्यों करनी चाहिए, ताकि वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।